देखिएगा आप जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हम वायरिंग जो करते हैं उस वायरिंग में हम पढ़ रहे थे कि आपके क्या क्या डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी एसेसरीज जो है वो आपको काम में लेनी होती है। एसेसरीज के बारे में हमने कुछ बात कर ली थी, कौन कौन सी एसेसरीज आपके यहाँ लगती है। देखो हमारे पास कुछ एसेसरीज और भी हैं। देखो हम जो वायरिंग करते हैं तो वायरिंग को हमें एक अच्छा रूप देना होता है, सुंदर आपकी वायरिंग होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आपकी जो वायरिंग है वो सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्रदर्शनी को बढ़ाने के लिए हमने पहले बात की थी पहले लेक्चर में कि आपकी जो वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक होती है। हमें वायरिंग जो करते हैं तो वायरिंग कैसी होनी चाहिए, तो वायरिंग आप जो आपकी सुंदर लगती है तो उसमें आपको क्या क्या डिजाइन करना होता है। तो वायरिंग करते समय या फिर वायरिंग करने के बाद आपको सबसे बड़ी जो सावधानियां रखनी होती है, ठीक है। तो सावधानियों में आजकल जो वायरिंग जो कर रहे हैं बड़े बड़े गोदामों में कर रहे हैं, बिल्डिंगों में कर रहे हैं, आजकल जो मॉल्स वगैरह जो बन रहे हैं, फ्लैट्स जो बन रहे हैं, इनमें हम जो वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के बाद हमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो वायरिंग आपने कर दी, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल झटका आपका लग सकता है, तो उस इलेक्ट्रिकल झटके को आपको सहन करें ऐसी कोई आपकी ऐसी डिवाइस होनी चाहिए। यदि अगर आपके किसी कारण से इलेक्ट्रिकल डिवाइस सुरक्षा डिवाइस आपने नहीं लगाई है और बिजली आपके संपर्क में आ जाती है तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो आप कहने का मतलब हुआ कि एक दुर्घटना आपको हो सकती है। उस दुर्घटना से बचाव के लिए हम जो एसेसरीज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक एसेसरीज आती है आपकी सुरक्षा एसेसरीज, ठीक है। और सुरक्षा एसेसरीज में आपकी कौन कौन सी एसेसरीज ऐसी हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो हम करते हैं, गोदाम वायरिंग करो, चाहे आपके एक बड़े मॉल की वायरिंग करो, होटल की वायरिंग करो, घर की वायरिंग करो, उनमें हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होती हैं वो सुरक्षा डिवाइस है। क्योंकि हमने सब कुछ ठीक कर लिया था वायरिंग करने के बाद, तो हमें एक सुरक्षा डिवाइस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुरक्षा डिवाइस क्यों जरूरी है? सुरक्षा करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, वो है सुरक्षा डिवाइस। अब सुरक्षा डिवाइस देखो हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कई होती हैं, जिनमें से एक आता है आपका फ्यूज। क्या आता है? फ्यूज नंबर 1। दूसरी बात आती है आपके आजकल जो लगाते हैं MCB, इसको हम मिनी एचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये आपकी सुरक्षा डिवाइस होती है। एक होती है आपकी जिसको हम RCB बोलते हैं, RCB, ठीक है। एक होती है आपके पास जिसको कहते हैं आप ELCB, इसको कहते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका पूरा नाम है आरफुट, लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगली आती है आपके पास रिले, हिंदी में उसको रिले कहते हैं, रिले। ये आपके पास कुछ सुरक्षा डिवाइस होती हैं। ये सुरक्षा डिवाइस आपके जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उसकी प्रदर्शनी को तो बढ़ाती है। सबसे इनका जो इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो है सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान कराना। आप
फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, आरसीबी लगाते हैं, ईएलसीबी लगाते हैं, रिले लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? सुरक्षा प्रदान कराने के लिए। आपने वायरिंग की है, वायरिंग करने के बाद आप फ्यूज लगा रहे हैं, किसी कारण से आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवर करंट आपके आ जाती है, कहते हैं ना ओवर लोड हो गया या फिर ओवर वोल्टेज आ गई, अधिक वोल्टेज आ गई, तो यहाँ से इन सभी से सुरक्षा प्रदान कराने के लिए अर्थ लीकेज हो गया, अर्थ लीकेज से कैसे सेफ्टी आपको बरतनी है, उसके लिए कौन सी सेफ्टी डिवाइस आपको लगानी है। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी सेफ्टी डिवाइस है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब हम एक एक सेफ डिवाइस के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सुरक्षा डिवाइस आपकी कौन कौन सी होती है? फ्यूज है, एमसीबी है, आरसीबी है, ईएलसीबी और रिले। ठीक है, ये चारों पांचों चीज आपको याद होनी चाहिए। सुरक्षा एसेसरीज आपकी कौन कौन सी होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम नंबर 1 पढ़ेंगे फ्यूज। देखो फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सर्किट की सबसे पहली सुरक्षा डिवाइस है। फ्यूज आपका एक सुरक्षा डिवाइस है, इसको लिख सकते हैं हम सुरक्षा युक्ति। ठीक है, ये आपकी ओवरलोड होने पर या अधिक करंट होने पर ये सर्किट को अपने आप क्या करा देता है? ब्रेक करा देता है, या इसको कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट वगैरह जब होता है, शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट को ब्रेक कराता है। बात समझ में आई? फ्यूज जो होता है ये आपकी सुरक्षा युक्ति है, जो शॉर्ट सर्किट होने पर सुरक्षा प्रदान कराता है। ये जो फ्यूज है आपके सर्किट में सबसे पहले स्थान पर लगाया जाता है। सबसे पहले आपका यही सुरक्षा डिवाइस जो फ्यूज है वो आपका लगाया जाता है। आपका जो एनर्जी मीटर होता है, आप पहले तो देखते हैं एनर्जी मीटर के पास में ही लगाया जाता था, आज भी इसको ऐसे ही लगाते हैं। जो आपका एनर्जी मीटर जो सप्लाई का आता है, जो लटके खंबे से पोल जिसको कहते हैं, पोल से जो सप्लाई आपकी आती है, वो सप्लाई के जो आपके मीटर में आती है, मीटर के जस्ट बाद हम फ्यूज लगाते हैं। जो सप्लाई आपके आउटपुट जो आप अपने घर के लिए भेज रहे हैं, उस लाइन में आपका जो सुरक्षा डिवाइस फ्यूज है उसको लगाते हैं। वो आपका सबसे पहले लगाया जाता है। आपके किसी मकान के अंदर किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होने के बाद आपका जो फ्यूज है वो आपका सर्किट को ब्रेक करा दे, आपके सर्किट में किसी प्रकार की हानि नहीं हो। समझ में आई बात? यह आपकी फ्यूज की बात हो गई। अच्छा, फ्यूज में हम कुछ बात करेंगे। फ्यूज जो होते हैं आपके, जो फ्यूज होता है, फ्यूज की कुछ शब्द होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्यूज शब्दावली। फ्यूज की कुछ जो शब्दावली होती है, शब्दावली का मतलब फ्यूज के कितने पार्ट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्यूज की रेटिंग कैसे लेते हैं, फ्यूज की जो रेटिंग है भाई उसको हाईएस्ट करंट कब कितनी सहन कर सकता है, कितनी नहीं सहन करता, कितने पे वो ब्रेक होता है, ये सारी बातें आपको इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज की शब्दावली नंबर 1 जो इसमें आता है वह आता है आपका आधार। क्या आता है? आधार। आधार के बारे में क्या समझते हैं आप? जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज आपने किटकेट फ्यूज को देखा है? देखो आधार जो होता है, फ्यूज आपने देखा होगा, किटकेट जो फ्यूज आप देख रहे हैं या फिर कोई और भी फ्यूज, आपके कई प्रकार के फ्यूज होते हैं। फ्यूज का वह पार्ट जो किसी बोर्ड पर स्थायी किया जाता है। देखो ये आपका कोई बोर्ड है, इस पर जो आप फ्यूज लगाते हैं, जिस पर आपका आउटपुट व इनपुट टर्मिनल लगे हुए होते हैं, आउटपुट और इनपुट टर्मिनल लगे होते हैं, वो आपका क्या है? आधार भाग कहलाता है। बात
समझ में आई? कौन सा कहलाता है? आधार भाग। दूसरा आता है आपका कैरियर। कैरियर भाग क्या होता है? जो आपका आधार भाग होता है, आधार भाग से जुड़ने वाला पार्ट्स होता है आपका कैरियर। कैरियर भाग जो होता है इसी के ऊपर जो लगाया जाता है, जिसमें हम जो आपका फ्यूज वायर होता है उसको जो बांध के हम सर्किट को क्लोज कराते हैं, जोड़ते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? कैरियर भाग कहलाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ तक ये दो चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें फ्यूज वायर को जोड़ा जाता है, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? पोर्सिलेन के बने होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था फ्यूज वगैरह किस चीज के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप जो बात करेंगे हम फ्यूज के बारे में, फ्यूज की प्रज्वलन धारा या फ्यूजिंग करंट, देखो फ्यूजिंग करंट क्या होता है, यहां से ये पढ़ना है, पूछता है फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट क्या होता है आपका? फ्यूजिंग करंट आपका जिस मान पर जो आप इस जो फ्यूज है, फ्यूज में जितनी आप जो धारा दे रहे हैं, जितनी धारा आप दे रहे हैं उस धारा को आसानी से सहन करता हो। समझ में आई बात? जैसे आप ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को आप कितनी एम्पियर की धारा ले रहे हैं? 10 एम्पियर की धारा, और ये 10 एम्पियर की धारा इस फ्यूज से होते हुए आसानी से आपके लोड के लिए अगर निकल जाती है तो ये आपकी क्या कहलाती है? फ्यूजिंग धारा। या फिर ये 10 से यदि अगर ये 11 हो जाती, 10 से 11 हो जाती है और ये सर्किट को ब्रेक करा दे तो ये आपकी फ्यूजिंग धारा नहीं कहलाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि वह धारा का वह उच्चतम मान, या फिर वह धारा का वह उच्चतम मान जो फ्यूज के अंदर से आसानी से प्रवाह हो जाए तो आपकी कौन सी धारा कहलाएगी? फ्यूजिंग करंट कहलाएगी। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं धारा को वो निम्नतम मान जिसको फ्यूज सहन नहीं कर सकता, वो आपकी क्या कहलाती है? फ्यूजिंग करंट। बात समझ में आई बात? फ्यूजिंग करंट आपको समझ में आ गई? फ्यूजिंग करंट क्या होती है? जैसे कि आपकी 0 से आपका 15 एम्पियर का कोई फ्यूज है, समझ में आई बात? 0 से 15 एम्पियर का कोई फ्यूज है तो 0 से 15 एम्पियर की धारा को ही सहन कर पाएगा। 15 से 16 एम्पियर होते ही वो सर्किट को क्या करा देता है? ब्रेक करा देता है। हालांकि ये फ्यूजिंग करंट जो होती है, किसी भी फ्यूज के लिए उसकी जो फ्यूजिंग करंट होती है उसका 1.5 गुना तक वो सहन कर सकता है। कितने तक कर सकता है? 1.5 गुना तक। फ्यूजिंग करंट सामान्य धारा से 1.5 गुना धारा को सहन कर सकता है। इसी को हम फ्यूजिंग रेटिंग भी कहते हैं। फ्यूज की जो रेटिंग होती है ना, वो फ्यूजिंग रेटिंग कहते हैं। फ्यूज की जो रेटिंग जो लिखी जाती है उसको हम एम्पियर आवर में लिखते हैं। सॉरी एम्पियर आवर नहीं, एम्पियर में लिखते हैं। जो फ्यूज आपका जो भी आता है उस फ्यूज की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में ही आती है। आप मार्केट से जब भी फ्यूज खरीद के लेकर आएंगे तो आपका फ्यूज कैसा होना चाहिए? कितने एम्पियर का होना चाहिए? आपको ये बोलना है। मार्केट से जब भी जाओगे आप मार्केट से जब आपको खरीदना है तो आपको 10 एम्पियर का चाहिए, 15 एम्पियर का चाहिए, 20 एम्पियर का चाहिए, 60 एम्पियर का चाहिए। तो आपको एम्पियर के नाम से आपको क्या लेना है? फ्यूज लेना है। और फिर फ्यूज का आपको नाम पता होना चाहिए। नाम अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ अभी तो इसकी शब्दावली के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आप एक तो हो गया आपका फ्यूजिंग करंट, जो सामान्य धारा से 1.5 गुना धारा को सहन कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ से आपका ये सामान्य धारा इसमें कितनी है? 10 एम्पियर है और ये आसानी से इसमें से प्रवाह हो रही है। अब इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना का मतलब है ये 15 एम्पियर है, इसका आधा और लगाना
उसका आधा और लगाना है तो 1.5 गुना हो जाएगा। लगभग कि आपकी 15 एम्पीयर जो धारा है उस तक ये सहन कर सकता है। 15 एम्पीयर की धारा को ये यहाँ से फ्लो करा सकता है। उसके बाद 15 से 16 होते ही आपका ये सर्किट को क्या करा देता है, ब्रेक करा देता है। बात समझ में आई। तो फ्यूज जो होता है, फ्यूज की रेटिंग जो होती है वो एम्पीयर में होती है। फ्यूज में जो फ्यूजिंग धारा जो होती है वो सामान्य धारा की 1.5 गुना, मतलब कि जो धारा होती है उसका आधा गुना और अधिक सहन कर सकती है। ठीक है, तो आपकी ये फ्यूजिंग करंट हो गई। बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे प्रगलन धारा। प्रगलन धारा, देखो प्रगलन धारा क्या होती है। प्रगलन धारा जो आपकी वह न्यूनतम धारा होती है। प्रगलन धारा वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज अपना सर्किट को ब्रेक करा दे। बात समझ में आई। देखो आपने ये फ्यूज जो आपने बनाया है, ये फ्यूज की जो फ्यूजिंग रेट धारा है वो आपकी कितनी है, 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर का 1.5 गुना आपका मतलब कि 15 एम्पीयर तक आपका ये सहन कर सकता है। बात समझ में आई। 15 एम्पीयर तक की धारा को ये फ्यूज आपका सहन कर सकता है। समझना प्रगलन धारा क्या होती है। जो 15 एम्पीयर तक की धारा को ये फ्यूज सहन कर सकता है, इसके बाद जो आपकी धारा बढ़ती है उसको हम 15 से 16 एम्पीयर करते हैं। 15 से 16 एम्पीयर करने के बाद ये आपका जो फ्यूज जो है ये ब्रेक हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है। यह आपकी प्रगलन धारा कहलाती है। अब देखो प्रगलन धारा में ऐसा नहीं है कि आपकी 15 से 16 होगी तभी नहीं, 15 से आपकी जो 15 एम्पीयर है उससे यदि अगर 15.1 एम्पीयर भी बढ़ जाती है तो भी आपका ये फ्यूज आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका जो परिभाषा है वो ये है, प्रगलन धारा की किसी भी फ्यूज की वह न्यूनतम धारा, किसी भी फ्यूज की वह न्यूनतम धारा, कम से कम धारा जो सर्किट को या फ्यूज को ब्रेक करा दे, प्रगलन धारा कहलाती है। या फ्यूज वायर को जला दे, पिघला दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रगलन धारा। अब न्यूनतम का मतलब जो हाईएस्ट है इसमें कितनी हो सकती है, 15 से बाद हाईएस्ट तो कितनी हो सकती है, और कम से कम क्या है आपकी 15 के बाद 15.1 एम्पीयर ही आपकी क्या है, कम से कम धारा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रगलन धारा। इसमें लिख सकते हो आप, वह न्यूनतम धारा जो वायर को पिघला दे, और सर्किट ब्रेक हो जाए, कहलाता है, हो जाए, प्रगलन धारा कहलाती है। प्रगलन धारा कहलाती है। बात समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो आधार भाग क्या होता है, फ्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्यूज की कुछ शब्दावली जिनमें से आधार क्या है, जो आपको जिसमें आउटपुट और इनपुट टर्मिनल जिससे जुड़े हों और आपके बोर्ड से स्थायी हो, बोर्ड पे आपके स्थायी हो। उसके बाद हमने कैरियर भाग के बारे में बात की थी, जो आपका फ्यूज वायर को जोड़ता है, जिसमें हम फ्यूज वायर को जोड़ते हैं, आपका फ्यूज वायर कहलाता है। ये अच्छे इसके बारे में जो किस पदार्थ के बना होता है आपको ध्यान रखना है, पोर्सलिन। ठीक है, पोर्सलिन के बनाए जाते हैं आपका आधार की और कैरी वायर। फ्यूजिंग करंट के बारे में आपको पता है, वह सामान्य धारा जो जिसको फ्यूज आपका सहन कर सके और आसानी से उसको लोड तक भेज सके, वो आपकी कौन सी धारा है, फ्यूजिंग करंट
प्रगलन धारा वह न्यूनतम धारा जो फ्यूज वायर को पिघला दे और सर्किट को ब्रेक करा दे आपकी, कौन सी धारा कहलाती है? प्रगलन धारा कहलाती है। बात समझ में है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट आप बात करेंगे हम प्रगलन घटक, मतलब कि फ्यूजिंग फैक्टर। प्रगलन घटक जिसको फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर, देखो ये इंग्लिश को ही हिंदी में लिखकर आपको दे सकता है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, प्रगलन घटक क्या होता है। अच्छा, इसमें आप देखो प्रगलन घटक और फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर और प्रगलन फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर और प्रगलन फैक्टर को हम फ्यूजिंग फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझना है आपको क्या होता है। न्यूनतम प्रगलन धारा व सामान्य धारा के रेशो को, न्यूनतम प्रगलन धारा व सामान्य धारा के रेशो को हम क्या कहते हैं? प्रगलन फैक्टर के या फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। जो आपकी अभी हमने फ्यूजिंग करंट के बारे में बात की थी और अभी प्रगलन धारा के बारे में बात की, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे कि मैं आप यहाँ पे आपको लिख देता हूँ फ्यूजिंग फैक्टर, इसको कहेंगे आपका न्यूनतम प्रगलन धारा बटा उच्चतम फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग धारा। जो धारा आपकी आसानी से सहन की जा सके वो उच्चतम से उच्चतम आपकी क्या कहलाती है? जिसको हम फ्यूजिंग करंट अभी पढ़ा था, उसको हम उच्चतम फ्यूजिंग धारा, और न्यूनतम प्रगलन धारा जिसको हम प्रगलन धारा के नाम से, जिस धारा पर आपका फ्यूज आपका पिघलता है उसको हम प्रगलन धारा कहते हैं। ध्यान रखना, इसका जो मान होता है हमेशा एकांक से बड़ा होता है। फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है, फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे कि हम HRC फ्यूज की अगर बात करेंगे, अभी HRC फ्यूज की जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.11 होता है। HRC फ्यूज जो होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और प्रगलन धारा के बारे में आपसे पूछ सकता है कौन सी धारा होती है, ठीक है। और आपके सुरक्षा डिवाइस कौन कौन सी होती है उनके बारे में, फ्यूज का आधार भाग कौन सा होता है, कैरियर भाग कौन सा होता है, किसका बना होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी जो फ्यूज है, फ्यूज की जो शब्दावलियाँ हैं, जो परिभाषा, जो छोटे छोटे से उसके पार्ट्स हैं, उनको किस नाम से उनको जाना जाता है उनके बारे में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूज के प्रकार। फ्यूज के प्रकार, देखो फ्यूज आपके सामान्य तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक तो होता है किट-कैट फ्यूज, किट-कैट फ्यूज। दूसरा होता है आपका गोलाकार फ्यूज। तीसरा होता है आपका कार्ट्यूज फ्यूज, कार्ट्यूज फ्यूज। एक होता है आपका HRC फ्यूज। HRC का पूरा नाम होता है हाई
रैप्चरिंग, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के फ्यूज होते हैं। इन फ्यूजों के बारे में आप हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि फ्यूज कहाँ काम में लेते हैं, गोलाकार कहाँ काम में लेते हैं, कार्टिज, HRC कहाँ काम में ले जाते हैं, क्या इनका फ्यूजिंग फैक्टर होता है, क्या इनकी प्रज्वलन धारा होती है, किस मेटेरियल के बने होते हैं, इन सभी के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो आप वापस से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज कल हम इनके प्रत्येक फ्यूज के बारे में हम विस्तार पूर्वक प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आपका HRC फ्यूज कैसा होता है, किटकेट फ्यूज कैसा होता है, गोलाकार कैसा होता है, कार्टिज फ्यूज कैसा होता है, क्या उनकी विशेषता है, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।